तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 3.0 शुरू होने वाला है। अब ये 3.0 को शुरू होने से रोकने के लिए जो पूरा गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन, वो कैसे खंड खंड हो रहा है ये आपको बता रही हूँ। अब देखिए ये आप देख रहे हैं बीच में जयंत चौधरी बैठे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ जेपी नड्डा है। जो ये जयंत चौधरी है देख किसकी तरफ रहे हैं? जेपी नड्डा की तरफ, क्योंकि ये जयंत चौधरी बहुत ज्यादा ऊब चुके हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव के साथ इन्होंने मिलकर के गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इनका जो गठबंधन है वो तो 3 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन गठबंधन की जो राहें हैं वो अलग हो चुकी। कह रहे भाई जितनी सीटें दे रहे हो ना, इतने में हमारा माजरा बनता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मुंह घुमा लिया और किसकी तरफ कर लिया? बीजेपी की तरफ। लेकिन बीजेपी की तरफ जो इन्होंने किया, अपना एक तरीके से रुख बदला। उसके बाद कैसे जो इंडी गठबंधन के तमाम ये घटक दल है, खासतौर पर तो इनके जो प्रिय साथी थे वो सपा अध्यक्ष, वो किस तरह से अब इन पर उंगली उठा रहे हैं। जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं यानी अभी भी गुंजाइश है, अभी भी तलखंदाजी नहीं है। पढ़े लिखे राजनीति को समझने वाले इंसान हैं, वो किसानों की लड़ाई को कमजोर होने नहीं देंगे। यानी कोई कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी में जाने वाले नहीं है। अब एक कदम उनकी पत्नी बढ़कर के आती है डिंपल यादव, वो क्या कहती हैं? मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे। अब इनके लगने न लगने से क्या फर्क पड़ता है जयंत चौधरी को? बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप तो किसानों के हितैषी, अगर आप जाते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। बजट में किसी भी प्रकार की एमएसपी का जिक्र नहीं है, वो इस बात की याद दिला रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश किया था, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए शिवपाल यादव, देखिए डिंपल यादव को आपने देखा। अब इसकी तरह से ये एक तरह से हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है और कहा जा रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जयंत चौधरी क्या करना चाहते हैं, जयंत चौधरी किस तरफ जाना चाहते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब राजनीति में कहते हैं कि जो राहें हैं वो जितनी जल्दी जुड़ती हैं उतनी जल्दी अलग भी हो जाती है। लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ किस तरह से पूरी डील पक्की कर ली है, ये जरा मैं अब आपको अगली जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि ये एक तरह से बताने जा रहा है कि जो बीजेपी के साथ रहा है वो कैसे अलग हो सकती है, और इंडी के साथ एक तरह से अब वो आगे की राहें तय हो सकती है बीजेपी के साथ। और इंडी से अलग होकर के जयंत चौधरी कैसे अपना वो फॉर्मूला सेट कर चुके हैं, वो डील क्या हुई है बीजेपी के साथ, चलिए जरा वो मैं अब आपको बता देती हूं। जिन 4 सीटों को लेकर के डील हुई है वो क्या कहती है वो समझा देती हूं। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को दरअसल 7 लोकसभा सीटें दी थी जो उसको मंजूर नहीं थी। 3 सीटों पर दोनों में रस्साकशी शुरू हो गई थी, और इसके बाद कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर पर दरअसल अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है। समाजवादी सिंबल आरएलडी चाहती है, लेकिन नेता इसे एक तरह से अपनाना नहीं चाहते थे। आरएलडी ने सीटें बढ़ाने की बात रखी थी, जिसे नहीं माना गया था समाजवादी पार्टी की ओर से, और इसीलिए जो राहें हैं ये अलग हो गई। लेकिन छोटे चौधरी का ये खेल क्या है, कैसे उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की अपनी ये जो स्ट्रैटेजी है इससे प्लान किया है, ये चलिए जरा मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए ये है प्लान छोटे चौधरी का, जो बीजेपी के साथ वो खेलने जा रहे हैं मिलकर के। जयंत चौधरी को बीजेपी ने दरअसल 4 सीटों का ऑफर कर दिया, जिसमें कैराना है, बागपत है, आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर है, और इसी के साथ अमरोहा भी है। ये सीटें ऑफर की गई हैं जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी बीजेपी से हालांकि ये कह रहे हैं कि 7 सीटें वो मांग रहे हैं, और इन 7 सीटों में कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ ये सीटें शामिल हैं। इसी के साथ बागपत है, हाथरस है, बिजनौर है और मथुरा भी शामिल है। चूंकि बागपत वो सीट है जो उनकी परंपरागत सीट है, जिससे उनके पिता भी चुनाव लड़ते आ रहे थे। लेकिन क्या बीजेपी इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी? अब मैं आपको बताती हूँ कि वो सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है जिसको लेकर के पेच फंसा हुआ है वो कौन सी सीट है। ये 7 सीटें तो मांग ली गई जयंत चौधरी की ओर से, देखना है कि उनको 4 सीटें मिलती हैं या इससे ज्यादा मिलती हैं। लेकिन अब मैं जरा आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा बताने जा रही हूँ कि आखिर ये जो पेच है ये फंसता कैसे है। अंदाजा लगाइए कि आखिर मुजफ्फरनगर की वो जो सीट है सबसे हॉट सीट है, जिसको बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। यही सीट है जिसको लेकर पेच फंसा है, जिसको जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि अपने खेमे में ले लें, क्योंकि इसमें संजीव बालियान जो है वो बीजेपी के बड़े जाट नेता है, सबसे बड़े जाट नेता जो यहाँ पर होल्ड अपना रखते हैं। संजीव बालियान को हटाने की कोई भी प्लानिंग बीजेपी की नहीं है, क्योंकि अगर संजीव बालियान को हटाते हैं तब ये सीट आरएलडी खेमे में जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बीजेपी इसी के साथ मथुरा की सीट भी अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन उस सीट पर भी दावेदारी किसने ठोकी है? आरएलडी ने। अब अयोध्या, काशी, मथुरा के नाम पर, चूंकि मथुरा जरूरी है, जिस बात का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ लगातार करते रहे, और इसीलिए जरूरी है कि ये जो एक पूरा फॉर्मूला है इसको कैसे पूरा किया जा रहा है ये मैं आपको बता रही हूं। लेकिन कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये छोटे चौधरी है इनको बड़ा चौधरी बना देंगे।
जाएंगे, लेकिन बड़ा चौधरी बनाने का जो फॉर्मूला बीजेपी ने सेट किया है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बीजेपी भी जो साथ आ रही है आरएलडी के लिए, उसके पीछे का मकसद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर पे वो सीटें जो एक अच्छा प्रभाव रखती हैं। वेस्ट यूपी में जाट वोट बैंक एक बहुत बड़ा निर्णायक वोट बैंक है और अगर इसकी कुल आबादी देखेंगे तो वो 17% वोट एक तरह से शेयर जो अभी तक एक बड़ा फैक्टर होता रहा है तमाम इलेक्शन में। लोकसभा में अगर खासतौर पे देखेंगे तो 18 ऐसी जाट सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीधे सीधे असर डालती है और इसी को साधने की कोशिश है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई आरएलडी जो 2019 में भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, आरएलडी की जो सीटें हैं वो घटी थी, यहाँ तक कि अजीत चौधरी जो थे वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए थे बागपत की, तो फिर इस बार बीजेपी उनके साथ क्यों आ रही है, जरा ये भी मैं अब आपको समझा देती हूँ कि बीजेपी को आरएलडी क्यों पसंद आ रही है। जयंत चौधरी दरअसल जाट समुदाय के एक अच्छे नेता हैं और अगर वो कहते हैं कि किसके पक्ष में वोट करना है तो उसके पक्ष में वोटिंग होती है, ऐसा माना जाता है। 2019 में जाटलैंड की 7 सीटों पर चूंकि बीजेपी ने हार उसको मिली थी, क्योंकि गठबंधन की जो सीटें थी वो जीती थी जिसमें बीएसपी एसपी आरएलडी सब ने एक साथ मिलकर के जो चुनाव लड़े थे उसमें उन्होंने सीटें निकाली थी। आरएलडी के साथ बीजेपी के शेयरिंग के साथ ही पॉजिटिव असर होगा ये माना जा रहा है और यही एक वजह है कि बीजेपी ने आरएलडी के साथ जाने की इस प्लानिंग को पूरा किया है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे जो तालमेल है वो कितने सालों के बाद होगा। 15 सालों के बाद ये तालमेल होगा, यानी 15 सालों के बाद कैसे जुराहे हैं एक साथ आगे बढ़ेंगे। 15 साल बाद बीजेपी से तालमेल हो सकता है ये माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2009 में दोनों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, उस वक्त अजीत सिंह हुआ करते थे, उन्होंने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। 2014 में आरएलडी 8 में से एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2019 में 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यानी किस तरह से इक्वेशन रही ये मैं आपको बता रही हूं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 4-4 सीटें मिली थी उस दौरान, 2019 की बात चुकी हम कर रहे हैं। मोदी लहर में आरएलडी को एक सीट भी नहीं मिली थी। ये कहा जाता है कि 2019 में तो अपनी सीट भी हार गए थे। अजीत सिंह जो बागपत की सीट उनकी परंपरागत सीट रही वो भी वो हार गए थे। पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय ने नहीं दिया था उस वक्त साथ, ये माना जाता है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि आखिर जो ये प्लानिंग है वो क्या की जा रही है। आप ये समझिए कि जो ये कुर्सी का पूरा खेल है इसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो इंडी को जबरदस्त झटका लग रहा है और इंडी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो या फिर अब जयंत चौधरी रहे हो, वो कैसे अब दूसरे खेमे में जाते नजर आ रहे हैं। इसमें कई और नाम भी शामिल हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। अब ये समझिए क्या कुछ इसके जरिए होने वाला है। सुलझे जयंत चौधरी और इनके जो समीकरण है वो क्या कुछ है। अयोध्या समेत देश भर में राम मंदिर की लहर है और इसीलिए चाहते हैं जयंत चौधरी भी कि वो भी बीजेपी के साथ आ जाए और जो एक तरह से फायदा हो सकता है वो उनको सीधे सीधे मिल जाए। जाट समाज भी राम की भक्ति में डूबा हुआ है, ये उनको पता है। एसपी बीएसपी गठबंधन में एक सीट भी इनको नसीब नहीं हुई, ये भी इनको पता है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीत की संभावना बहुत कम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो इनको कम सीटें दे रही है, कह रही कि 7 सीटें हम नहीं देंगे। लेकिन अब आपको आज की एक और तस्वीर में दिखा देती हूं। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, सोचिए नीतीश कुमार जो बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं, नीतीश कुमार जो गठबंधन के तहत अब बीजेपी के साथ अपनी राहों को पूरा कर रहे हैं। देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात है नीतीश कुमार की। ये वही नीतीश कुमार है जो एक वक्त में खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखा करते थे, लेकिन ये राजनीति है जिसमें ये कहे कि कब किस करवट ये विचार बदल जाए उसको कहना ही क्या। ये देखिए किस तरह से मुलाकात हो रही है, तस्वीरें आप देख रहे हो। अब नीतीश कुमार ने इस मुलाकात के बाद कहा भी कि अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। अब ये देखना है कि कितने दिनों तक नीतीश कुमार का ये जो बयान है ये रहता है।